राजभवन में बड़ी हलचल। सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। विकास और सुशासन के रोड मैप पर हुई चर्चा। देहरादून में हुआ भारी बवाल। अंकिता भंडारी केस को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, पुतला फूंका। मंत्री और विधायकों के घेराव की दी चेतावनी। देहरादून में कांग्रेस का बड़ा हमला। सुजाता पॉल ने घेरा बीकेटीसी अध्यक्ष को। बोली, आस्था और महिलाओं के अपमान पर भाजपा सरकार चुप क्यों। केदारनाथ की रूप छड़ी विवाद में घिरे सीईओ विजय थपलियाल पद से हटाए गए। अवैध नियुक्तियों के भी गंभीर लगाए आरोप। उत्तराखंड में चिराग का विशाल दांव। लोजपा ने विशाल सिंह ठाकुर को सौंपी प्रदेश की कमान। पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ बिगुल फूंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के एक अवर अभियंता यानी जेई को 80,000 रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों दबोच लिया। मामला देहरा खास इलाके का है, जहां एक नया ट्रांसफार्मर लगाने के बदले जेई अतुल कुमार ने इस बड़ी राशि की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने सूचना पर जाल बिछाते हुए विजिलेंस ने आरोपी को उसके कार्यकालय में ही दबोचा। यही नहीं, गिरफ्तारी के फौरन बाद विजिलेंस की टीमों ने आरोपी जेई के आवास पर भी छापेमारी शुरू कर दी। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई की पूरी पड़ताल। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की इस कार्रवाई ने देहरादून के ऊर्जा निगम महकमे में हड़कंप मचा दिया है। देहरा खास क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में जेई अतुल कुमार ने 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जैसे ही शिकायतकर्ता विजिलेंस के पास पहुंचा, टीम ने तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया। योजना के मुताबिक जैसे ही कार्यालय में जेई ने रिश्वत की रकम थामी, पहले से मुस्तैद विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल विजिलेंस की टीमें आरोपी के घर की भी तलाशी ले रही हैं, ताकि आय से अधिक संपत्ति और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा सके। तो ये बड़ी कार्रवाई देहरादून में ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊर्जा निगम का अवर अभियंता रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि 80,000 की रिश्वत लेते हुए जेई गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से रिश्वतखोर जेई पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्कर सिंह नेगी, ब्यूरो चीफ। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पूरा मामला आखिर है क्या? इस पर अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, आप बता सकते हैं? विजिलेंस टीम को ये जो पूरा मामला है ये उजागर कैसे हुआ? सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है वो लगातार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। और ये मामला जो है देहरादून के ट्रांसफार्मर लगाने के साथ ही जो है ऊर्जा निगम के जो जेई हैं, इनको जो है कल यहाँ पर, क्योंकि बहुत समय से इनकी शिकायतें आ रही थी कि ये जो है काम नहीं करते हैं। उसी को लेकर जो है सीबीआई और आपका जो है प्रशासन जो है इसको घेरा और उसके बाद जो 80,000 रुपए की जो रिश्वत ले रहा था ट्रांसफार्मर को लगाने को लेकर, इसको गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई जरूर हुई है। उसके बाद ही से भी कल आपने देखा होगा बड़ी खबर देहरादून से ये निकल कर सामने भी आया कि तीनों ऊर्जा निगमों के जो अधिकारी हैं इनका भी ट्रांसफर यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और जो रिश्वत देता है उसकी सीधे सीधे जो है
अरेस्टिंग भी होती है। हरिद्वार का मामला आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है नगर निगम में किस वक्त का जो घोटाला हुआ था, उसका भी उसमें भी जो है मुख्यमंत्री ने जो है बड़ा एक्शन लिया। और कल ही का जो मामला है, देहरादून का जो मामला है, इसमें जो 80,000 की रिश्वत देते हुए यहाँ पे जेई को रंगे हाथों पकड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार इस पे काम कर रही है और लगातार जो है, क्योंकि बिजली का ट्रांसफार्मर जो है कि आपको मालूम है कि बिजली सबसे आपूर्ति के लिए जो है यहाँ के जो क्षेत्रीय ग्रामीण थे या के जो लोग थे वो विद्युत विभाग बहुत बार चक्कर लगा चुके थे। लेकिन जेई का जिस तरह से जाल जो है पूरे उत्तराखंड में रिश्वत खोरी को लेकर है या रिश्वत मांगने को लेकर है, या जिस तरह से आए दिन जो है जो घपले सामने आते हैं, इसको लेकर जो जीरो टॉलरेंस की सरकार पे कार्रवाई की और जेई को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आय से अधिक संपत्ति का जो ब्यूरो के लिए भी इनकी जो है जांच हो रही है और एक टीम भी यहाँ पे गठित कर दी है और इनको जो है जेल भेज दिया गया है। जी कनिका। तो जो आरोपी है पुष्कर जी, उसके खिलाफ किस कानून के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है? कनिका कि जब कोई आरोपी जो चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो आपका जो है यूसीसी को लेकर जो कानून हो, अपराध की श्रेणी में यानी कि 420 का जो मामला है जिसको सरकार ने जो लिया है, यानी कि जनता को ठगने का काम इन्होंने यहाँ पे किया है। तो अधिनियम जो धाराएं हैं, विभिन्न धाराओं में यहाँ पे जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाहे जेई हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार यानी कि न भ्रष्टाचार सहेंगे और न करने देंगे जो उत्तराखंड में जो अधिनियम के तहत इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लगातार जो है सरकार इस पे काम भी कर रही है, प्रशासन भी काम कर रही है, चाहे आपका जो है सीबीआई हो या तमाम सारे मुद्दे हो, चाहे आपके जीरो टॉलरेंस की सरकार। पिछले दिनों आपने पटवारी, हरिद्वार में पटवारी को देखा होगा, उनको 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए अल्मोड़ा वाला इलाका भी ऐसे ही था। तो कहीं ना कहीं जो 80,000 की रिश्वत देते हुए जेई जो विद्युत विभाग ऊर्जा निगम का जो जेई पकड़ा गया, उसको जेल भेज दिया गया है। और भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार हुआ या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम जो उत्तराखंड सरकार चला रही है, उसके तहत ही इस मुकदमे को दर्ज किया गया है और जो जेई हैं इनको ऊर्जा निगम को उनको जेल भेज दिया गया है। कनिका, ने ट्रांसफर लगाने कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी इसमें? 80,000, जैसे हमने पहले भी कहा कि 80,000 की जो कि, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर किसी एरिया में लगाया जाता है तो इनके अपने नियम चलते हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे यूपीसीएल हो, चाहे वह ऊर्जा निगम में हो। तो 80,000 की यहाँ पे रिश्वत का जो मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जो जनता ने इनको घेरा, उसके बाद जो प्रशासन यहाँ पे पहुंचा और इनको जो है रंगे हाथों यहाँ पे धर दबोचा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है जीरो टॉलरेंस यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है इसको जरूर मिला है। और प्रशासन लगातार ऐसी कार्यों पर जो कार्रवाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो जेई इस समय पकड़े गए हैं, इन पे जो है कार्रवाई इसी नियम के तहत होगी। और हालांकि 80,000 की जिस तरह से जो रिश्वत यहाँ पे मांगने की कोशिश की गई, यानी देने की कोशिश जो है की गई, और उसके बाद ही इसको धर दबोचा गया जेई को। जी कनिष्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। ये मुलाकात लोक भवन में हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस सुशासन और लोगों के भले पर है। राज्य में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम तेजी से चल रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच राज्य के पूरे विकास को लेकर विचार साझा किए गए। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आगे की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम मुलाकात हुई। इस दौरान विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अहम जानकारियां जो थीं वो साझा की गईं। जनहित के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। तो सुशासन पर सरकार ने जोर दिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल और धामी की मुलाकात।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अंकिता भंडारी केस को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अंकिता भंडारी संयुक्त न्याय मोर्चा की महिलाओं ने आरोपी दुष्यंत कुमार गौतम के देहरादून आने पर उनका पुतला फूका। महिलाओं का कहना है कि वो लंबे समय से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मोर्चा की नेता सुजाता पॉल ने कहा कि अब हर मंत्री और विधायक का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी खुलेआम शहर में आ रहे हैं और सरकार उनका स्वागत कर रही है। वहीं आंदोलनकारी कमला पंत ने सवाल उठाया कि सीबीआई अभी तक आरोपियों से पूछताछ क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं ने साफ कहा कि अब ये लड़ाई और तेजी होगी और हर जनप्रतिनिधि से जवाब मांगा जाएगा। की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी धरती पर आए। वो पापी है और उस पापी को उसकी सजा उसके पापों की दिलवा के रहेगी। उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड का जन जन। कैसे हिम्मत हुई उनकी कि वो मीटिंग के लिए आए। भाजपा अपने गोद में उनको क्यों बैठा रही है। अब घेराव भी होगा हर नेता का, हर मंत्री का। ये तैयारी कर ले भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि एरा गहरा नत्थू गहरा किसको बुलाया? हमको बुलाया, क्योंकि हम लड़ रहे हैं लड़ाई अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी से जुड़ा है उत्तराखंड की अस्मिता की बात, उत्तराखंड में न्याय की बात, और इसलिए माफ नहीं करेगी जनता। और ये शुरुआत हो चुकी है और आज आप देख रहे हैं एक और छोटा सा अंश। और इसके बाद यमुना कॉलोनी में भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक अब सुरक्षित नहीं है हमारी नजरों से, क्योंकि हम करेंगे उनका घेराव जब तक न्याय नहीं मिल जाता अंकिता भंडारी को। कैसे है कि लंबे समय से हम अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो आपने यहाँ पे एक स्वरूप देखा पुतला दहन का, वो भी लड़ाई का एक अंग है। हम लगातार सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। खुलेआम दुष्यंत कुमार इस शहर के अंदर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। जो लोग कहीं न कहीं शक के दायरे में है, जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का सरकार स्वागत कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। हम बहुत साफ स्पष्ट शब्द में कहना चाहते हैं कि दुष्यंत कुमार और अजय कुमार उत्तराखंड की धरती पर नहीं दिखने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं दिखने चाहिए। और सीबीआई की जांच के अंतर्गत अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों नहीं उनकी जांच की जा रही है? ये सवाल हमारे लिए बहुत ऐसा है कि हम लोगों के दिल पक चुके हैं। हम बहुत आहत लोग हैं। आखिर हमारी लड़की को कब न्याय मिलेगा? उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय ये सरकार अगर नहीं दिला सकती है तो अपने हाथ खड़े कर दे। तो आप देख सकते हैं कि अंकिता भंडारी केस को लेकर अब जो महिलाओं में है वो गुस्सा साफ दिखने को मिल रहा है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। महिलाओं ने जो आरोपी दुष्यंत का पुतला है उसको भी फूका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें देहरादून में किस तरीके से अंकिता भंडारी केस को लेकर महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अब हर नेता और विधायक से इसका जवाब मांगा जाएगा और जो चेतावनी दी है कि ये आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर देहरादून से, जहां एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर तीखा हमला बोला है। सुजाता पॉल ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि अब मंदिरों और लोगों की आस्था को लेकर गलत माहौल बनाया जा रहा है। पॉल ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं का बहुत सम्मान है और यहां किसी भी महिला के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सारा अली खान की आस्था पर सवाल उठाने के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि क्या बाकी लोगों से भी इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। पॉल ने कहा कि किसी भी धार्मिक भावनाओं पर सवाल उठाना गलत है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द माफी मांगी जाए, नहीं तो जनता इसका जवाब देगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और
जो अहंकार भाजपा की उत्तराखंड की धामी सरकार का है, क्योंकि फेल हो चुके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश में अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बाहर से हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है, वहां पे एक बेटी, एक मात्र शक्ति के ऊपर प्रहार करो। अरे अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले भी तुम जैसे भाजपाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा केदार और उनके भक्त के बीच में आ जाओ। सारा अली खान से मांग रहे हो तुम शपथ पत्र, उसकी आस्था पे, उसके विश्वास पर, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो बेशरम। आज सवाल ये उठता है कि हेमंत द्विवेदी को बताना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जी, भाजपा के नेता, पूर्व गवर्नर, अगर वो आना चाहे चार धाम, अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन के परिवार से भी कोई आना चाहे उत्तराखंड में चार धाम, तो उनसे भी लोगे ना शपथ पत्र, लोगे ना। और इस वक्त जो बिहार के गवर्नर है यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिनके पिता मेहदी हसन, जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स को रेज किया, अगर वो आना चाहे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी यानी सीईओ विजय थपलियाल को उनके पद से हटा दिया गया है। सरकार ने यह सख्त कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। विजय थपलियाल को अब उनके मूल विभाग कृषि उत्पादन मंडी समिति में वापस भेज दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के बाबा केदार की रूप घड़ी को महाराष्ट्र के नांदेड़ भेजा था। इसके अलावा उन पर मंदिर समिति में कई अनाधिकृत नियुक्तियां करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अब जल्द ही मंदिर समिति के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की जाएगी ताकि यात्रा और मंदिर प्रबंधन के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। उत्तराखंड की सियासत में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने राज्य में संगठनात्मक बदलाव करते हुए विशाल सिंह ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने इस नई जिम्मेदारी की घोषणा की। पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि वो अब प्रदेश में केवल उपस्थित दर्ज कराने के लिए नहीं बल्कि ठोस मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। प्रेस वार्ता में पार्टी ने उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं पलायन, बेरोजगारी और घोस्ट विलेज पर चिंता जाहिर की है। नवनियुक्त अध्यक्ष विशाल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस स्थानीय उद्योग, पर्यटन और स्टार्टअप के जरिए रोजगार पैदा करना है। आगामी चारधाम यात्रा 2026 का जिक्र करते हुए पार्टी ने मांग की है कि यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार हो और इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं और छोटे व्यापारियों को मिले। उत्तराखंड फर्स्ट के संकल्प के साथ लोजपा प्रदेश में सामाजिक समरसता और विकास को नई गति देने की तैयारी में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो मूलभूत इस टाइम जो दिक्कतें आ रही हैं, तो इस टाइम करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पलायन की तो है ही है, उसके अलावा पहाड़ों में उसके पीछे रीजन नहीं देखते, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। बहुत सारा उत्तराखंड के जो जिले हैं, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में ही पड़ रहा है। कारण क्या है? वहां का युवा भी, उसको रोजगार नहीं है, काम नहीं है, सुविधाएं कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए वहां पे, सरकार ने बनाए हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। कितने गांव खाली हो चुके हैं, गोस्ट विलेज के नाम से मशहूर हो गए हैं। मतलब पूरे गांव के अंदर 1-1, 2-2 परिवार है, 2-2, 5-5 लोग बचे हैं। इन चीजों के ऊपर तो रिवर्स प्लान की जो है वो होना चाहिए। जो फिर भू कानून है हमारा, इसके ऊपर को और सख्ती से, हम तो ये कहते हैं कि और सख्ती से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे हिमाचल पैटर्न में हो रहा है, कि बिल्कुल बंद किया जाए बाहर का। पहले तो हमारे यही मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर, पलायन को लेकर, हम इन मुद्दों पे ज्यादा काम करेंगे। शक्ति पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी पवन वर्मा हूं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे अभी संगठन में हमने परिवर्तन किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो अभी हाल ही में इनको, विशाल ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी संबंध में आज मैं यहाँ आया हूँ।
क्या जिस तरह 2027 के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी पार्टी? 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे और 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये संगठन परिवर्तन किया है और हमने ये हमारे युवा ही हैं विशाल ठाकुर जी को, इनको ये जिम्मेदारी दी है और उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उत्तराखंड में चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में रसोई गैस की किल्लत अब आम लोगों के सब्र का बांध तोड़ रही है। पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा आज सड़क पर फूट पड़ा। भारत गैस के परेशान उपभोक्ताओं ने गुलर भोज रोड पर चक्का जाम किया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। दरअसल दिनेशपुर इलाके में पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बाधित है। उपभोक्ता सुबह से ही एजेंसी और वितरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के बीच उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। बार बार मिल रहे आश्वासनों से तंग आकर आज महिलाओं और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे और जाम की सूचना मिलते ही दिनेशपुर थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को काफी देर तक समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के हस्तक्षेप और जल्द सप्लाई बहाल करने के आश्वासन के बाद ही जाम खुल सका और यातायात सामान्य हो पाया। जनता के प्रति विचार होगा, जनता के शायद न्याय नहीं होगा तो जनता सड़कों पे तो आएगी। जनता के पास क्या है और कोई काम है, कोई उनके पास कोई अधिकार कोई सुनने वाला है? भाई ये जब ये स्थिति शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने दिनेशपुर चौराहे पे हम लोगों ने सिलेंडर लेके जो भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कमेंट्स किया कि ये विपक्ष का उल्टा सीधा काम है, विपक्ष बेकार के काम लोगों को उकसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुल मिला के विपक्ष सही नहीं कर रहा है। तो जबकि टोल फ्री नंबर का ये हालात 18 दिन में वो नंबर खुलता नहीं है, शाम को शायद 1 आध घंटे के लिए खोलते हैं मुश्किल से। कल मैं रुद्रपुर पता करने गया था, क्योंकि मेरा नंबर रुद्रपुर से है। मेरे सासर उसको तबियत खराब हो गई है सिलेंडर लेते मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आकर मुझे तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी मतलब किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरे सास मेरा तबियत उनकी इतनी खराब हो गई, मैं उसको दवाई देके फिर यहाँ पे दोबारा आई हूँ। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुझे सिलेंडर मिलना चाहिए। मैं सबको हाथ जोड़ के कह रही हूँ सबको कि मुझे सिलेंडर मुझे मिलना चाहिए आज। उसने कहा कि सिलेंडर आज नहीं मिलेंगे, आप लोग घर चले जाओ। कल कहा कि तुम लोग लाइन लगा लेना, कल गाड़ी आएंगे यहाँ पे। गाड़ी आया नहीं, कह रहे थे घर जाओ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जसपुर में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने परिवहन ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राशन वितरण रोकने का बड़ा ऐलान कर दिया है। डीलरों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें गल्ला ढुलान की बकाया रकम नहीं मिल जाती तब तक वो राशन नहीं बांटेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद जसपुर नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। आज आदर्श राशनिंग वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुधीर चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राशन डीलर खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने परिवहन ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा राशन खाद्यान्न जो विक्रेताओं को उपलब्ध होता है उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जिस हेतु परिवहन ठेकेदार को सरकार द्वारा समय समय पर ढुलान भाड़ा हेतु धनराशि दी जाती है। उसमें सभी समस्त प्रकार के खाद्यान्न सम्मिलित होते हैं, परंतु जैसा यहाँ प्रकरण प्राप्त हो रहा है, जैसा सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आज इकट्ठा हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी का जो राशन मिला था उस राशन में जो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार द्वारा इन सभी लोगों से
ढुलान का शुल्क ले लिया गया था। बाद में स्थिति ये हुई कि उसने जो है बिल बनाए प्रॉपर, और उन बिल में जो डिस्पैच पर्ची होती है उसमें इन सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षर भी करवाए। कि पिछले 1-2 वर्षों में इनके द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन जाता है उसका ढुलान का कार्य किया गया है, जो इनके द्वारा किसी ठेकेदार के कहने पे द्वारा भुगतान किया गया, और उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का था वो इनके द्वारा इसका भुगतान होने के बावजूद भी अभी तक इनको कोई भी पैसा ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है। जिस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है उक्त ज्ञापन को जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है, और जो भी इसमें विधि। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी देहरादून के पास थानो स्थित लेखक गांव इन दिनों कला और साहित्य के रंगों से सराबोर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और लेखक गांव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विरासत कला उत्सव के 5वें दिन एक बेहद मार्मिक और भव्य नाटक स्वयं दीपा का मंचन किया गया। इस पौराणिक प्रेम गाथा ने भावनाओं के ऐसे उतार चढ़ाव दिखाए कि दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाए। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में हुआ। उत्तराखंड के संपादक मनोज कुमार झा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। लेखिका माधुरी सुबोध की कालजयी रचना और अरविंद सिंह चंद्रवंशी के कुशल निर्देशन में मंचित इस नाटक ने मंच पर एक जीवन संसार रच दिया। नाटक की पूरी कहानी देवताओं और असुरों के शाश्वत संघर्ष के बीच पनपे देवयानी और कच्छ के निशकलुष प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। और आई एम एन आर्टिस्ट। मैं यहाँ विरासत कला उत्सव में हम लोगों ने प्रस्तुति की, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। लेखक गाँव बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत लवेबल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यहाँ का ऑडिटोरियम इतना अच्छा था, यहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी थी। मुझे परफॉर्मेंस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि जब वो एक अपनी प्रस्तुति पेश करे और उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी आना चाहूंगी अगर हमें दोबारा इनवाइट किया जाए तो। थैंक यू सो मच। निशंक जी के माध्यम से कला लेखक गांव में जिस तरह कला का मेला आए दिन लगता है, यह इस बात की आश्वस्ति है कि कम से कम उत्तराखंड की राजधानी की इस धरती से देश को रचनात्मक कला और उसके संधान, उसकी अभिप्रेरणा, उसके प्रसार का एक बहुत बड़ा जरिया धीरे धीरे लेखक गांव बन रहा है। आज देश विदेश में इस थानों के बीच में छोटा सा जो हिस्सा है थानों गांव के बीच में, थानों से ज्यादा प्रचलित अब लेखक गांव हो रहा है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तमाम जगहों पर इस लेखक गांव की चर्चा आए दिन होती है। अभी मेरे एक मित्र कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि लेखक गांव कहाँ है ये देहरादून में और वहां होता क्या है। तो सबसे जो जरूरी मैं समझता हूं कि इस लेखक गांव के बारे में आम दुनिया को बताया जाए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु इमानिया, दिल्ली का रहने वाला हूं मैं और अभिनेता और निर्देशक हूं थिएटर में। और आज हमारा प्ले था विरासत कला उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारा नाटक था स्वयं दीपा। उसमें मैंने कच्छ की भूमिका निभाई थी जो कि एक पौराणिक कथा पर आधारित है और बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। आप दर्शक कह लीजिए, स्टेज कह लीजिए, यहाँ की मैनेजमेंट कह लीजिए, टीम कह लीजिए, और निशंक सर का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना सहयोग दिया है हम जैसे कलाकारों का, जो ऐसे जिन्होंने हमें ऐसा मंच प्रदान किया है ताकि हम अपने अंदर की जो कला है, चाहे थिएटर हो, गायन हो, या फिर ऐसी कितनी सारी शैलियां हैं डांस की, उन सबको मौका मिलता है स्टेज पर आकर परफॉर्म करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशंक सर का और विरासत कला उत्सव का, और जो हमें मौका दिया और मंच प्रदान किया है अपने प्रतिभा। अगली खबर देहरादून से, जहां डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 2 गाड़ियों में सवार 10 से 20 लोग टोल प्लाजा पहुंचे और बिना बात के कर्मचारियों से बहस करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपियों में महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी की।
जब दूसरे कर्मचारी वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी गई। हंगामे के दौरान हमलावरों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीन लिए और घटना के वीडियो को डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद टोल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा विभाग में बड़ा बदलाव किया है। इसे कुछ लोग झटका कह रहे हैं तो कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक। दरअसल सरकार ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार को हटा दिया है। साथ ही उज्ज्वल के एमडी संदीप सिंगल को भी उनके पद से हटाया गया है। फिलहाल यूपीसीएल का अतिरिक्त प्रभार गजेंद्र सिंह बुडियाल को सौंपा गया है। इस फैसले के बाद ऊर्जा विभाग में हलचल मची हुई है। चलिए अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां जसपुर से नशे के खिलाफ एक बड़ी पहल सामने आई है। नारायणपुर और ध्यान नगर की महिलाओं से नशा रोकने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। मामला तब उजागर हुआ जब ईद के लिए जसपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक हो रही थी। महिलाओं ने बैठक में मौजूद उप जिलाधिकारी राहुल शाह, कोतवाल राजेंद्र सिंह डांगी, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट को नशे के नुकसान और इसके परिवारों पर असर के बारे में बताया। महिलाओं ने कहा कि पहले कई बार शिकायत की है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी सुनवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ अब उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि शिकायत की जांच कर पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई करेंगे। संबंध शिकायत की गई है। इस संबंध में जो भी इनकी शिकायत उसमें मौके पे निरीक्षण करवाया जाएगा। इसमें आबकारी विभाग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ पे भी चाहे एनडीपीएस का केस हो चाहे एक्साइज का केस हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ नशे को लेकर आए हैं क्योंकि औरतें बहुत परेशान हैं। अब भी हमारे साथ बहुत लेडीज थी जो अपने अपने घरों को चली गई हैं क्योंकि उनके पति जो हैं घर में बच्चों को मार रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बीमार हैं। अब बेचारी अपने जवान बच्चों को सबको मरते हुए देख रही हैं, तो वो क्या करें। इसलिए हम आज थाने में आए थे। हम पहले विधायक जी के यहाँ गए थे, वो मिले नहीं, जिसके कारण हम कल जाएंगे। और यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं, कुछ नहीं होता है। और आदमी लोग जो है वो मजाक बनाते हैं सभी की कि कुछ नहीं होगा। वो तो हम आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम इसमें रोकेंगे। वो तो कई बार ऐसे ही कहते हैं कि हम रोकेंगे। आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रुद्रपुर एसपी सर के पास जाएंगे। नारायणपुर से आए हैं और जसपुर थाने में आए हैं अपनी शिकायत लेकर। तो हमने कई बार शिकायत करी है, हमारी कहीं सुनवाई कुछ नहीं हुई है। हमारे पति दारू पीते हैं, कलिया वाले और गणेश में दारू बिकती है और हमने कई घर बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पति दारू पी के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, हमें मारते हैं। और मेरा एक लड़का है, उसके भी उन्होंने लात मारी। उन्हें नशे में पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमें भी गाली गलौज करते हैं, हमें भी मार। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।